एवरीवन। तो फाइनली सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसको अप्लाई करने के लिए आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे upsc.gov.in। तो इस पर आप जाते ही आपका ये एग्जाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ से ये आप इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार पीडीएफ को देख लेते हैं क्या क्या हमारे काम की इम्पोर्टेंट चीजें हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग यहाँ पर आपका आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करें तो सबसे पहला जो सवाल आता है कोई भी नोटिफिकेशन देके कि सर ये बताइए जरा इसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जामिनेशन के फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो इट इज 5 मार्च 2024। तो ये आपको ध्यान रखना, 5 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और upsc.gov.in से ये हमने नोटिफिकेशन निकाला है, उसी के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्लिक हेयर करेंगे तो आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे upsconline.nic.in पर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहले एक ऑप्शन आपको जो देता था वो देता था कि आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन हो गया है जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज हो रहा है, ओटीआर। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यूपीएससी के और भी कोई अलग अलग एग्जाम्स देते हैं तो आपको बार बार अपनी सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, आपको अपना एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उस आईडी को यूज करके आप कोई भी यूपीएससी का एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओटीआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसकी अभी हम आगे इस पीडीएफ में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अप्लाई करने का तरीका तो आपको बता ही दिया गया है। ये आपकी जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पे आपको जाना है। अच्छा, ओटीआर के लिए जो मैं कह रहा था, इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, एक बार आपने ओटीआर बना लिया तो एंटायर लाइफ टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको एक बार चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप ओटीआर बनाए तो एक एक डिटेल को बहुत ही बारीकी से देखें, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए ओटीआर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो मॉडिफिकेशन विंडो एक हफ्ते तक खुला रहेगा। यानी कि अगर 5 मार्च तक आपका लास्ट डेट है तो वो मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच, ठीक है। और और अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो मैंने ये आपको बता ही दिया है कि लास्ट डेट 5 मार्च है। 5 मार्च में भी ऐसा नहीं रात के 12 बजे तक, ये 6 पीएम तक, ठीक है। 6 पीएम 5 मार्च तक ये आपका लास्ट डेट है। रॉन्ग आंसर्स जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्रीलिम्स में उसमें उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, निगेटिव मार्किंग होगी जो रहती है आपका जनरली 1/3 ऑफ द मार्क्स। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें 1/3 मिला दो, यानी 2/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी एग्जामिनेशन में रहती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर मान लो आपको पेपर में कोई डाउट है कि पेपर में लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, तो आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो ये उन्होंने वेबसाइट दे रखी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये डिटेल आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग, अगर आपको मतलब पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो। बाकी उन्होंने अपने नंबर भी देखो ये जारी कर दिए। आपको फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तो उनके ये टेलीफोन नंबर है, इन पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 10 से लेकर 5 पीएम के बीच में, ठीक है ना। बाकी तो आपको बताइए, मोबाइल फोन्स वगैरह एग्जामिनेशन में बंद होते हैं। ये आपका फोटो अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग सारी आपको चीजें करनी है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन से एक जो मेन बात है वो ये है कि जो नेम ऑफ द कैंडिडेट और जिस दिन फोटोग्राफ ली गई है वो भी आपका फोटोग्राफ में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो इस पॉइंट का मेन आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग अगर आगे बढ़े तो यह यहाँ पर ये टोटल सर्विसेज है, ठीक है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सिर्फ आईएएस नहीं होता है, इसमें फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, एएएस है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। तो कौन कौन सी सर्विसेज इसमें इंक्लूड है वो आपका यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे 21 सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका मतलब हमें सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी रहती है कि इस बार वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो इस बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। जैसे कई बार जनरली 700 750 रहती है, बट इस बार जो वैकेंसीज है आपकी वो है 1056। तो इस बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। तो आप लोग इसमें जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। तो 1056 में आपका जो 40 वैकेंसीज है वो रिजर्व है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। ये क्या है, मतलब जो ब्लाइंडनेस ऑफ लो विजन वाले हैं या फिर जो डीफ और जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, और 9 वैकेंसीज फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज मिला के टोटल 40 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद और अगर इम्पोर्टेंट हम बात करें, लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमने बात कर ही ली थी, ठीक है ना।
उसके बाद ये आपके टेस्ट सेंटर्स हैं जहां जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ये आपके उस ऑफलाइन एग्जाम के टेस्ट सेंटर्स है, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, ठीक है, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं, ठीक है ना, पेपर वन पेपर टू, तो जिसे GS1 GS2 भी कहते हैं जनरली, ठीक है। तो जो पेपर वन होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, GS से रिलेटेड होता है। तो पेपर वन आपका किससे रिलेटेड है, GS से रिलेटेड है, और पेपर टू आपका CSET से रिलेटेड है। तो GS और CSET ये दोनों एग्जाम के पेपर होंगे। CSET क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, इसमें मिनिमम 33 मार्क्स जब आप लाएंगे तब आपका GS का पेपर की कॉपी चेक होगा, और उस GS के पेपर के मेरिट के बेसिस पे ही आप की रैंक बनेगी, जिसके बेसिस पे आप मेंस एग्जाम लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप ये पेपर दे रहे हो प्रीलिम्स का, इसका सिंपल काम है आपको मेंस में पहुंचा देना। फिर जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें इसका रोल नहीं रहेगा। तो प्रीलिम्स इज जस्ट ए स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की। उसके बाद आपका होगा मेंस। उससे पहले अच्छा, एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो एक जनरल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 32, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 32। 32 कब तक होना चाहिए, 1 अगस्त के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। यानी अगर कोई भी पर्सन 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच अगर पैदा हुआ है, अगर उसके बीच उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जो अपर एज लिमिट है वो 5 इयर्स और एक्सटेंड कर लो अगर वो पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और 3 साल और एक्सटेंड कर लो अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है। यानी जनरल एज 32 है, बट ये ओबीसी के लिए 35 हो गया, सॉरी हाँ 35 हो गया, और 37 हो गया SC ST के लिए, ठीक है। उसके बाद और अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आप देखोगे तो जनरल कैंडिडेट्स है, ठीक है ना। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितने हैं, 6 अटेम्प्ट्स है। बट वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करो तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स उनके 9 हैं, और SC ST कैंडिडेट्स के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, वो अनलिमिटेड टाइम्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। अप्लाई करने के लिए आपको यही वेबसाइट पे जाना है, upsconline.nic.in पर, ठीक है। नोटिफिकेशन 6 मार्च से 12 मार्च के बीच चलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा अगर आप OTR के अलावा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। फिर देखो, एक बार जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो प्रीलिम्स के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो एक बार देख लो। तो मेंस एग्जामिनेशन में दो पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी पेपर बी। पेपर बी में तो आपको इंग्लिश करना पड़ेगा, और पेपर ए की अगर हम बात करें तो पेपर ए में बेसिकली आपका जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो हमारा शेड्यूल एट 8 में लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, तो उनमें से ही आपको कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पेपर प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जो 22 भाषाएं हमारे 8th शेड्यूल में लिखी, उनमें से एक भाषा आप अपनी चूज करो, उस भाषा में आपको पेपर देना होगा। तो वो क्वालिफाइंग इन नेचर का, यानी इस पेपर के फाइनल मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बस एक मिनिमम आपको स्कोर करना है, दैट्स इट। जो जो पेपर्स आपके मेरिट के लिए काउंट होंगे, एक होगा GS का पेपर वन। अच्छा, वैसे पेपर वन को ऐसे कहा गया जाता है, इसमें ऐसे लिखा गया है। अदरवाइज पेपर टू में अगर हम बात करें तो GS1, पेपर 3 में GS2, पेपर 4 में GS3, और पेपर 5 में GS4। तो यानी कुल मिला के अगर हम बात करें, GS के 4 पेपर हो गए, GS1 2 3 4, ठीक है। हर एक पेपर 250 मार्क्स का, तो ये टोटल मार्क्स हो गए 1000। इसके बाद ऐसे की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एक पेपर ऐसे का होगा तो 250 मार्क्स आपका ऐसे के हो गए। और उसके बाद आपके दो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आप ऑप्शनल चूज करेंगे, जो भी मेंशन है नोटिफिकेशन में, उनमें से एक ऑप्शनल आपको चूज करना है, उसके दो पेपर होंगे, पेपर वन पेपर टू, तो उसके 500 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये टोटल 1750 मार्क्स, ये मेंस के मार्क्स हैं, टोटल 1750 मार्क्स। तो इसके मार्क्स आपके टोटल काउंट होंगे। उसके बाद आप जब क्वालिफाई करोगे
उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर आप किस में जाओगे, पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में जाओगे। इंटरव्यू के कितने मार्क्स है, इंटरव्यू के 275 मार्क्स है। तो 1750 का आपका मेंस है और 275 का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो टोटल मिला के 2025। तो अगर आप मान लो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं, तो टोटल 2025 मार्क्स में से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंगली आपको फाइनल रैंक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेजेस है जिसमें आप अपना पेपर ए दे सकते हो, ठीक है ना, ये सारी लैंग्वेजेस। और ये सारा आपका लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, इनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो ये जानकारी रिगार्डिंग यूपीएससी थी। आगे इसी तरह कोई भी नोटिफिकेशन आता रहेगा तो आप हमारे चैनल पे उसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसी तरह के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।